दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना के प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की जो क्लास होगी आपकी वो होगी शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास, जिसमें हम प्रश्नों को शामिल किए हैं एकदम जबरदस्त नए से नए प्रश्न। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, संवेग क्या क्या होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं और एक होता है कि जो प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक नहीं हो सकते हैं। अगर हमें हाँ वाले पता है तब हम नहीं वाले को क्या करेंगे, आराम से लगा लेंगे। तो देखिए क्या पूछा गया कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कि संवेग को प्रभावित कौन कौन से ऐसे हैं कारक जो करते हैं। तो पहला विकल्प है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा विकल्प है मानसिक योग्यता, तीसरा विकल्प है थकान और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी, ठीक है। तो देखिए संवेग ये बताता है कि बालक की मनोस्थिति किस प्रकार की है। बालक जो होता है ये संवेगों के द्वारा अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। अगर उसको थकान है तो क्या करेगा, वो आराम करेगा, उसको क्रोध आ जाएगा। अगर उसका मेंटली स्वास्थ्य नहीं सही है या फिर शारीरिक उसको शरीर में कोई प्रॉब्लम है, उसको फीवर हो गया, कुछ भी हो गया, कोल्ड हो गया है, तो वो क्या करेगा, उसको थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जैसे जैसे उसका संवेग होगा उसी के अनुसार उसका व्यवहार उससे प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा चौथा कि मानसिक योग्यता भी संवेग को प्रभावित करती है। मेंटली कोई प्रॉब्लम है, मेंटली थकान है, तब भी आपका जो है प्रदर्शन जो है आपका व्यवहार है वो अच्छी तरह नहीं होगा। पहला है कि शारीरिक स्वास्थ्य, अगर शरीर में आपकी कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है, तब भी आपका व्यवहार बता देगा कि मेरा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अगर आपको थकान है तब भी आपके फेस से पता लगेगा थकान है। तो यहाँ पर जो है संवेग को सभी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर तीनों विकल्प, चौथा विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि संवेदी गामक अवस्था होती है कहाँ से कहाँ तक, ठीक। तो पहला है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और ये सभी। तो यहाँ पर हम पहला विकल्प पर लॉक कर देंगे कि संवेदी गामक अवस्था को इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इंद्रिय के द्वारा अपने को वो प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से 2 वर्ष हो जाता है संवेदी गामक अवस्था। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है ये पूछा गया। देखिए क्वेश्चन अच्छे हैं बहुत ज़्यादा। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो मानक विज्ञान कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान को, शुद्ध विज्ञान कहा जाता है, या फिर पहला दूसरा दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान नहीं कह सकते हैं, इसको बोलते हैं मानक विज्ञान बोलते हैं, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के लक्ष्य को केंद्र बनाया जाता है, उनके लक्ष्य का ज्ञान कराया जाता है, ठीक है। तो इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मानक विज्ञान है, ठीक। मानक का मतलब होता है लक्ष्य केंद्रित विज्ञान होता है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। लक्ष्य को ध्यान में रख के बालक को शिक्षा दी जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या पूछा गया है। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार मानसिक आय क्या होगी, वास्तविक आय क्या होगी। तो देखिएगा बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके द्वारा बताने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या पूछा गया कि एक बच्चे की मानसिक आयु क्या है, 5 वर्ष। एक बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, 5 वर्ष है, तथा वास्तविक आयु क्या है, तो 4 वर्ष है। मानसिक आयु कितनी है, 5 वर्ष है और वास्तविक आयु है उसकी 4 वर्ष। और उसकी बतानी क्या है, तो उसकी बुद्धि लब्धि बतानी है, ठीक। क्या बताना है, बुद्धि लब्धि बताना है। तो इसके लिए तो सबसे पहले सूत्र याद करना पड़ता है। जब तक सूत्र आपको याद नहीं होगा तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मानसिक आयु ऊपर रखना है या फिर नीचे रखना है, ठीक। तो देखिएगा इसका सूत्र क्या है, सूत्र है इसका कि बुद्धि लब्धि बराबर, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु
बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये क्या है, इसका सूत्र है। ठीक, बुद्धि लब्धि को क्या बोलते हैं, आईक्यू। ऐसे भी आ सकता है आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अब यहाँ पर देखिएगा मानसिक आयु क्या पूछा गया, 5 वर्ष पूछा गया। तो बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि लब्धि यहाँ पर आईक्यू बराबर मानसिक आयु क्या है 5 वर्ष है, वास्तविक आयु क्या है 4 वर्ष है। ठीक है, इंटू क्या हो गया 100 हो गया। ठीक, इसको आप डायरेक्ट जब नहीं काट सकते हो तो ऐसे भी काट सकते हो। अगर आप 4 को 100 मतलब 100 को जब काटना हो 4 से, किससे काटना हो, 4 से काटना हो तो कितना आएगा, तो यहाँ आएगा 25। कितना आएगा 25 आ जाएगा। और 25 से जब 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 4 को जब 100 में काटोगे आप तो कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 2 जब इसमें गया क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। और जब 20 हो गया तो यहाँ कितना हो गया 25। जब 25 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया, तो यहाँ पर हो गया 125। यही हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर। तो बुद्धि लब्धि क्या आई, बुद्धि लब्धि आई 125 आ गई। यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा, तो पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिएगा कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत। तो यहाँ पर देखो पूछा गया कि द्विकारक सिद्धांत पूछा गया, तो सिंपल सी बात है, हम दूसरे विकल्प को लॉक कर देंगे कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक, किसने दिया है, तो स्पीयरमैन। यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन से बालक आते हैं। विशिष्ट बालक, एक होते हैं सामान्य बालक और दूसरे होते हैं विशिष्ट बालक। तो यहाँ पर पूछा गया है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं। ठीक, तो विकल्प पहला है कि प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, मंदबुद्धि बालक आते हैं, या फिर पिछड़ा बालक आता है, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर देखिएगा कि ऑप्शन हम कर दिए टिक और कि ये सभी बालक जो है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। अगर मंद बुद्धि बालक है वो भी विशिष्ट बालक ही कहलाएंगे, क्योंकि ये सामान्य से अलग ही है। ठीक, अगर प्रतिभाशाली बालक है तो प्रतिभाशाली की बुद्धि लब्धि, प्रतिभाशाली बालक का बुद्धि लब्धि क्या होता है, तो 140 से ऊपर होता है। तो वो भी क्या है, वो भी प्रतिभाशाली बालक है, सामान्य बच्चों से अलग है, तो वो भी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। पिछड़ा बालक जो पढ़ाई में हर जगह क्या हो, पिछड़ा हो, तो वो भी क्या हो जाएगा कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। सामान्य बालक तो है नहीं। सामान्य बालक का मतलब होता है कि हर चीज में एकदम सामान्य, परफेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर पिछड़ा बालक भी किसके अंतर्गत आएगा, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत। जो बच्चे चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है, ये सारे बच्चे होते हैं पिछड़े बालकों के अंतर्गत होते हैं। दिव्यांग बच्चे होंगे, विकलांग बच्चे होंगे, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर अगर दिव्यांग में पूछा जाए कि दिव्यांग बालक किसके अंतर्गत आते हैं, तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक होगा, चौथा विकल्प लॉक होगा कि मंद बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक और दिव्यांग बच्चे, विकलांग बच्चे और पिछड़ा बालक, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सामान्य से बिल्कुल अलग है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अधिगम अक्षमता का कारण क्या है। देखो अधिगम अक्षमता, अक्षमता की जगह अगर अशक्तता भी पूछा जाए, विकार भी पूछा जाए तो तीनों सेम है। अक्षमता कहो, अशक्तता कहो या फिर विकार कहो। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि अधिगम विकार का कारण क्या है, अधिगम अशक्तता का कारण क्या है, अधिगम अक्षमता का कारण क्या है, तो समय से पूर्व जन्म ले क्या अधिगम अक्षमता, अधिगम विकार कहलाता है। अगर कोई बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है तो क्या वो अधिगम अक्षमता का कारण बनता है, या फिर मलेरिया हो गया तो अधिगम अक्षमता का कारण बनता है, या फिर कक्षा का माहौल अगर खराब है, अच्छा है, तो अधिगम, उसमें अधिगम अशक्तता आ सकती है, या फिर अधिगम संबंधी विकार। तो देखिएगा पूछा क्या जा रहा है, यहाँ अधिगम से क्वेश्चन है,
तो समय से पूर्व जल लेना ये अधिगम के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ पर पहला विकल्प लॉक नहीं है। यहाँ पर चौथा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि अधिगम संबंधी विकार को ही बोलते हैं अधिगम अक्षमता विकार। ठीक है, तो अधिगम संबंधी विकार ही क्या है? अधिगम अशक्तता का कारण है। वो चाहे डिस्ग्राफिया हो, डिसलेक्सिया हो, डिस्प्रेक्सिया हो, ठीक है, डिस्थीनिया हो, कुछ भी हो, तो किसके अंतर्गत आएगा? तो अधिगम के अंतर्गत आएगा। लिखने में प्रॉब्लम हो, गणित संबंधी प्रॉब्लम हो, तनाव संबंधित प्रॉब्लम हो, ये सभी किसके अंतर्गत आएगा? तो अधिगम के अंतर्गत आएगा। ठीक, आपका मलेरिया और कक्षा का माहौल नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया कि अक्षमता का कारण क्या है, अशक्तता का कारण क्या। ठीक, क्लियर हो गया है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर लिखने में कठिनाई हो रही है तो कौन से विकार है? अगर बच्चों को, अगर बालक को लिखने में क्या है, कठिनाई हो रही है, तो कौन से विकार के अंतर्गत आता है? अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। ठीक है, और एक बार यस जरूर लिखना कि अधिगम संबंधी विकार क्या अक्षमता का कारण है। ठीक, तो यहाँ पर हम ऑप्शन दे देते हैं डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिस्थीनिया, डिसकैल्कुलिया। तो फिलहाल अगर लिखने में कठिनाई हो रही है तो कौन से विकार के अंतर्गत आता है? तो कमेंट बॉक्स में ये इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है कि समस्यात्मक बालक हैं। सिंपल सी बात है, जो समस्यात्मक बालक उन्हें कहते हैं जो हर जगह क्या कर देते हैं, समस्या क्रिएट कर देते हैं, यानी कि समस्या उत्पन्न कर दे, समस्यात्मक बालक। ठीक, देखिएगा चोरी करने वाले, चोरी कर दिए, पकड़े गए, क्या हो गई, समस्या खड़ी हो गई। दूसरा है माता पिता का कहना न मानना, जो बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते वो भी किस में आते हैं, समस्यात्मक बालक में आते हैं। ठीक, झूठ बोलने में, झूठ तो कभी ना कभी पकड़ा जाता है, जब पकड़ा जाता है तो क्या हो गया, समस्या उत्पन्न हो गया। तो ये सभी विकल्प क्या है, समस्यात्मक बालक के लक्षण हैं कि माता पिता का कहना न मानना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, तो समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो यहाँ पर हम आंसर किसको लगा देंगे, आंसर लगाएंगे B.S. ब्लूम का। इन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों का उत्पादन किया, यानी कि शिक्षण का उद्देश्य बताया है, लेकिन अधिगम का प्रतिपादन नहीं किया है। थॉर्नडाइक हो गए, कोहलर हो गए, वाटसन हो गए, सभी ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन ये B.S. ब्लूम ने अधिगम का सिद्धांत ना बताकर शिक्षण का उद्देश्य बताया। ठीक है, जब शिक्षण के उद्देश्य की बारी आ जाए तब आप B.S. ब्लूम को लगाइएगा, अगर अधिगम की बात आए तब आप कोहलर, वाटसन सभी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नतोदर वक्र में सीखने की गति कैसी होती है? तो यहाँ पर देखो दो में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, एक होता है नतोदर, एक होता है उन्नतोदर। अब जब यहाँ पर नतोदर आ जाता है तो ऐसा लगता है कि इसमें क्या होता है, अधिगम बिल्कुल भी नहीं होता है, नतोदर मतलब नहीं, लेकिन इसमें समान होता है या फिर पहले धीमी बाद में तेज होता है, पहले तेज बाद में धीमा होता है, इनमें से कोई नहीं। अगर आप इसकी वीडियो देखनी है तो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं वक्र, अधिगम का वक्र बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पर नतोदर वक्र में क्या होता है, सीखने की गति कैसी होती है, तो पहले धीमी होती है, बाद में क्या होता है, तेज हो जाता है। यहाँ पर आप दूसरा विकल्प क्या करने की लॉक कर देंगे कि पहले क्या होता है, धीमी होती है, बाद में तेज हो जाता है। ऐसा नहीं है नतोदर मतलब ऐसा लग रहा है कि नतोदर में जो है अधिगम होता ही नहीं है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है, लेकिन पहले धीमी होती है, धीमी गति से बाद में तेज होती है। और उन्नतोदर में क्या होता है, उन्नतोदर में पहले तेज होती है, बाद में क्या होती है, धीमी हो जाती है। और मिश्रित में क्या होता है, पहले धीमी बाद में तेज, जिसको बोलते हैं यस आकार का अधिगम। ठीक है, और समान में क्या होता है कि सरल रेखीय वक्र में क्या होता है, सीखने का गति समान होता है, जैसे जैसे अधिगम होता है वैसे वैसे सीखने की गति क्या होती है, समान होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।